हेलो एवरीवन, वेलकम टू आलोक लीगल टिप्स। आलोक लीगल टिप्स के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारतीय न्याय संहिता के इम्पॉर्टेंट सेक्शन कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता एक सब्सटेंसिव लॉ है जो एक क्राइम को डिफाइन करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मर्डर, तो मर्डर कहाँ है? तो मर्डर सेक्शन 101 में है, तो इसको डिफाइन करेगा भारतीय न्याय संहिता। इसी तरह थेफ्ट यानी चोरी, डकैती, तो इसका मतलब क्या है, यह सब लिखा होगा भारतीय न्याय संहिता में। उस कौन से अदालत में मुकदमा जाएगा, कितनी उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट होगी और कितना उसका फाइन होगा, यह सब लिखा होगा भारतीय न्याय संहिता में। लेकिन वही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो एक प्रोसीड्यूरल लॉ है, तो इसमें क्या है कि जब एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा तो फिर क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, या जो भी पुलिस या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी तो जो प्रोसीजर फॉलो करेगी, किस तरह एफआईआर फाइल करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, चार्जशीट बनाएगी, कितने टाइम इन्वेस्टिगेट करेगी, यानी जो क्रिमिनल इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो होगा वह सब लिखा होगा बीएनएसएस में, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। लेकिन वहीं बीएनएस में लिखा होगा कि कितना पनिशमेंट होगी और अपराध एक्चुअल में क्या है और किस प्रकार इसे पार्टिकुलर अपराध कहेंगे। तो दोनों में यही डिफरेंस है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले सेक्शन है सेक्शन 2, सब सेक्शन 24, ऑफेंस। ऑफेंस मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जो कानून के तहत दंडनीय हो। जैसे मान लीजिए राम ने किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो यह बीएनएस के तहत क्या होगा? अपराध होगा। सेक्शन 63, रेप। रेप एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इस पे अगर कोई रेप के दोषी अगर हो जाता है तो उसके ऊपर कठोर दंड का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा है। साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो यह बात करता है सेक्शन 63 रेप का। सेक्शन 64 बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप। अगर कोई दोषी पाया जाता है रेप के लिए तो उसे कम से कम 10 साल की कठोर सजा और उसे उम्र कर उसे बढ़ाया जा सकता है उस सजा को, और साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 70 गैंग रेप। गैंग रेप एक ऐसा अपराध है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति किसी महिला के साथ जोर जबरदस्ती करके उसके साथ संबंध बनाता है, तो वह गैंगरेप कहलाता है, जिसमें इसमें 20 साल तक की सजा है कम से कम और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है। सेक्शन 74 जो बात करता है किसी महिला की लज्जा भंग करने की इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 74 लगाया जाता है, जिसमें उसे 1 से 5 साल तक के लिए सजा है और जुर्माना भी हो सकता है। तो यह बात करता है सेक्शन 74। सेक्शन 88 कॉजिंग मिसकैरेज। अगर कोई गर्भवती महिला का बिना जीवन बचाने के उद्देश्य से उसे गर्भपात कराया जाता है तो उसे लगभग 3 साल तक के लिए सजा और जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 89 कॉजिंग मिसकैरेज विथआउट वुमेन कंसेंट, यानी बिना महिला के सहमति से गर्भपात कराना, चाहे वह स्तनगर्भा हो या नहीं हो। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 10 साल तक के लिए सजा और जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 100 ये बात करता है कल्पेबल होमिसाइड के बारे में, यानी कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है किसी की जान लेना या तो जानबूझकर या जानते हुए कि आपके काम से उसकी मौत हो सकती है, लेकिन इससे पहले योजना बनाकर नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए राज और सोहन के बीच में एक जोरदार बहस हो रही है। गुस्से में आकर राज सोहन को एक भारी डंडे से मारता है। राज की मंशा सोहन को मारने की नहीं थी, लेकिन लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि सोहन की मौत हो जाती है। तो राज ने सोहन की हत्या करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसके काम की वजह से सोहन की मौत हो गई।
यानी इसे कल्पेबल होमिसाइड कहेंगे। सेक्शन 101 मर्डर। मर्डर कॉजिंग डेथ विद द इंटेंशन टू किल, यानी मृत्यु का इरादा रखते हुए हत्या करना। सेकंड है कॉजिंग डेथ विथ इंजरियस लाइकली टू बी फैटल, यानी ऐसी चोट पहुंचाना जिससे उसकी मृत्यु की संभावना हो। थर्ड है इन्फ्लिक्टिंग इंजरी सफिशिएंट टू कॉज, यानी ऐसी चोट लगाना जो सामान्य परिस्थितियों से उसकी मृत्यु का कारण बने। और चौथा है ऐसा कि अत्यंत खतरनाक कार्य करना जिससे उसकी मृत्यु या गंभीर चोट लगने की संभावना हो बिना किसी उचित कारण के, तो वह हो सकता है, यह सब हत्या कहलाता है। सेक्शन 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर, यानी हत्या के लिए सजा जो दिया गया है 103 में दिया गया है। सेक्शन 106 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। धारा 106 उन मामलों पर लगाया जाता है जहां किसी की लापरवाही के कारण मौत होती है। यह ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में इस धारा का उपयोग किया जाता है, जब लापरवाही के कारण किसी की मौत हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति हत्या की कोशिश करता है और उसमें असफल हो जाता है तो उस पे सेक्शन लगाया जाता है। मान लीजिए राम ने श्याम को मारने से उस पर चाकू से वार करता है, लेकिन श्याम समय रहते बच जाता है और उसे कुछ मामूली चोटें आती है, तो इस मामले में राम पर हत्या के प्रयास का 111 आरोप लगाया जाएगा, अपराध, क्योंकि उसने जानबूझकर अपराध वह अपराध है जान लेने की कोई व्यक्ति गिरोह या समूह पैसा लेने के लिए अपहरण, डकैती, ड्रग्स की तस्करी या जबरन वसूली करता है, तो यह सब संगठित अपराध कहलाता है। सेक्शन 112 छोटे अपराध। छोटे संगठित अपराध वे अपराध होते हैं जो किसी समूह के सदस्य द्वारा चोरी, झपटमारी, धोखाधड़ी, टिकटों की अनधिकृत बिक्री, जुआ, परीक्षा प्रश्नों की बिक्री, ये सब आता है छोटे संगठित अपराध में। तो इसके लिए सेक्शन है 112। सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट, यानी जो कोई भारत की सुरक्षा या आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालता है या आतंक फैलाने की कोशिश करता है, तो वह 113 सेक्शन 113 के तहत उस पर कार्रवाई किया जाएगा। सेक्शन 137 किडनैपिंग, जो बात करता है अपहरण का। अपहरण यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना किसी अनुमति के अन्य व्यक्ति को उसके घर से बलात्कारिक तरीके से ले जाता है और उन्हें उनकी इच्छाओं के खिलाफ कहीं छुपा लेता है, तो वह अपहरण माना जाता है। तो इसके लिए सेक्शन है 100 सेक्शन 189 अवैध सभा, यानी ऐसा सभा जो बिना कानूनी अनुमति के या कानून के विपरीत आयोजित की जाती है, वह अवैध सभा माना जाता है। तो इसके लिए सेक्शन है 189। सेक्शन 191 दंगा। दंगा का मतलब है उपद्रव, जब लोग एक समूह में इकट्ठा होकर हिंसा करते हैं या हिंसा की धमकी देते हैं जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती है, तो वह दंगा कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि यदि कोई भीड़ किसी मुद्दे पर गुस्से में आकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगती है या लोगों पर हमला करती है, तो उसे उपद्रव माना जाएगा, यानी रायोटिंग माना जाएगा, यानी दंगा माना जाएगा। और इसमें शामिल लोगों पर धारा 191 के तहत उस पर क्या होगा, कार्रवाई किया जाएगा। सेक्शन 194 झगड़ा या हंगामा। अफरी। अफरी का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई या हंगामा करते हैं जिससे जनता को डर या परेशानी होती है, उसे अफरे कहा जाता है। सेक्शन 227 झूठी गवाही देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस, यानी जानबूझकर किसी कानूनी प्रक्रिया में झूठी जानकारी या गवाही देना गिविंग फॉल्स एविडेंस माना जाता है। अगर कोई गवाह अदालत में किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए झूठी गवाही देता है, तो वह झूठा साक्ष्य देने का अपराध माना जाएगा और उसके खिलाफ धारा 227 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अपराधी को आश्रय देना, यानी हार्बरिंग ऑफेंडर, यानी जानबूझकर किसी अपराधी को अपशरण देते हैं या सहायता करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो वह धारा 249 के तहत उसे अपराध माना जाता है। सेक्शन 303 चोरी। यह धारा चोरी के अपराध से संबंधित है, यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति को उसके बिना अनुमति के अपने कब्जे में ले लेता है तो उसे चोरी कहा जाता है।
इसमें चोरी का इरादा और किसी की संपत्ति को छिपा कर या बिना बताए ले जाना होता है, वह चोरी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान से बिना अनुमति के सामान चुरा लेता है तो यह धारा 303 के तहत चोरी मानी जाएगी और उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। सेक्शन 304 स्नैचिंग, यानी स्नैचिंग वह होता है यानी छीनना, यानी झपट मारी। यदि कोई व्यक्ति अचानक से किसी को सामान छीनकर भाग जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 के तहत उस पर मामला दर्ज किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी महिला ने कोई आभूषण पहने हैं और रास्ते में जा रही है और उसे कोई उससे छीन कर भाग जाता है तो वह उसके यानी धारा 304 के तहत उस पर कार्रवाई। सेक्शन 308 जबरन वसूली एक्सटॉर्शन, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति को जानबूझकर किसी को डरा कर या धमका कर उसके बहुमूल्य जो वस्तु है उसे छीनता है, उसे लेता है तो वह धारा 308 के तहत उस पर कार्रवाई। धारा 309 लूट रॉबरी, रॉबरी यानी जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को छीनने के लिए बल या धमकी का उपयोग करता है तो यह लूट के अपराध में आता है। इसमें बल का मतलब है कि किसी को डराकर या धमकाकर या जबरदस्ती उसकी संपत्ति को छीन लेता है तो वह सब लूट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति हथियार दिखाकर किसी से पैसे छीनता है या छीन लेता है तो इसे धारा 309 के तहत उसको लूट माना जाएगा। सेक्शन 310 डकैती, जब 5 या अधिक लोग मिलकर डकैती करते हैं या डकैती करने का प्रयास करते हैं तो उसे डकैती कहा जाता है। इसमें हर व्यक्ति को डकैत माना जाता है। ऐसे अपराध अगर कोई करता है तो उसके लिए आजीवन कारावास है या 10 साल तक के लिए सजा है और जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। सेक्शन 318 धोखाधड़ी यानी चीटिंग, यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलकर या छिपाकर पैसे या संपत्ति लेता है तो वह चीटिंग कहलाता है। ये तो धारा 318 के तहत बीएनएस की धारा 318 के तहत उसके ऊपर। सेक्शन 330 हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग, यानी धारा 303 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में बिना अनुमति के उसके घर में प्रवेश करता है या घर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो धारा 303 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। सेक्शन 356 डिफेमेशन, डिफेमेशन तब होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या जानकर किसी दूसरे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले झूठे आरोप या टिप्पणियां करता है। यह आरोप बोलकर, लिखकर या किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है तो वह सब डिफेमेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति ने झूठा आरोप लगाया कि किसी व्यक्ति ने चोरी की है और यह जानबूझकर किया गया ताकि उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे तो यह डिफेमेशन कहलाता है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो बीएनएस की धारा 356 के तहत उस पर केस दर्ज किया जा सकता है। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।